हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानस्थली। गाइज, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट यूनिट नंबर 7, जिसमें हम देखेंगे असेसमेंट। तो असेसमेंट क्या होता है, सो डिटेल में हम असेसमेंट को देखेंगे। इसके बाद वाला जो यूनिट है उसमें हम इसके बाद वाला जो लेक्चर रहेगा उसमें हम असेसमेंट ऑफ पेडागोजी एंड उसके बाद असेसमेंट ऑफ एंड्रोगोजी को देखेंगे। सो प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं असेसमेंट, क्योंकि असेसमेंट का जो ये टॉपिक है ये आपका यूनिट 6 में यूज़ होगा रिसर्च में। इसके साथ साथ बहुत सारी यूनिट्स हैं जहाँ पे असेसमेंट का आपको यूज़ रहेगा। तो असेसमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि चाहे आप कुछ भी लर्निंग कर रहे हैं, कुछ भी आपका टीचिंग हो रहा है, हर चीज़ का क्या होता है, टीचिंग लर्निंग में असेसमेंट होता है। सो असेसमेंट बच्चे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो असेसमेंट के लिए कुछ कीवर्ड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। कभी अलग अलग नामों से इसको बुलाया जाता है ना, कि हर किसी का अपना एक तरीका है। तो इसको हम सम्मिलित रूप से तो असेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोई इसको ऑडिट भी बोल सकता है, कोई इसको एनालिसिस कहता है, कोई जो भी हमारे गोल्स होते हैं उनको हमने जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने पाए या नहीं पाए, उससे रिलेटेड जो मेजरमेंट होता है उसको भी हम असेसमेंट बोलते हैं। कभी रिजल्ट आपका क्या आया वो भी असेसमेंट के अंदर आता है। आपने इवैल्यूएशन, आपकी प्लानिंग का असेसमेंट, आपने जो भी क्वालिटी और जो भी क्वांटिटी का जो भी क्वालिटी है, जो भी क्वांटिटी है, उसका जो एनालिसिस है वो भी असेसमेंट में आएगा। और जो भी प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में आपने ऑब्जेक्टिव्स का एनालिसिस किया या आउटकम क्या आए, उसका जो पूरा प्रोसेस है उसको हम असेसमेंट करते हैं। तो ये जो सारी शब्द हैं, ये जो वोकैब है, ये कहीं ना कहीं आपके असेसमेंट के टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये वर्ड्स आपके सामने बार बार आएंगे, ठीक है। सो देखते हैं असेसमेंट इन एजुकेशन इन द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, interrupting, recording and using information about pupils' response to an educational task। तो असेसमेंट एजुकेशन में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम गैदरिंग करते हैं, इंटरप्टिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं कि जो भी हमारे टास्क हैं उसके लिए क्या रिस्पॉन्स आया है। सेकेंड है असेसमेंट इन एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, इंटरप्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल रिस्पॉन्स टू एन एजुकेशनल टास्क। ये हर्लिन, गिब्स एंड ब्रॉडफुट न्यूटल 1992 में ये डेफिनेशन दी थी। सो बेसिकली अगर हम इस चीज़ को समझना चाहें तो एजुकेशन के जो भी एजुकेशनल टास्क होते हैं, जैसे क्लास में अगर आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, जैसे आप अभी ये पीपीटी देख रहे हैं, तो आपके पास टास्क क्या है कि आपको इसको लर्न करना है। तो आप इसको लर्न करने के बाद मुझे कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, उस पूरे प्रोसेस को समझना, उसको इंटरप्टिंग करना। इंटरप्टिंग का मतलब हिंदी में होता है हस्तक्षेप करना। जैसे आपने आपने टेस्ट दिया, टेस्ट में आपके मार्क्स कम आए हैं, ठीक है, या मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आपसे मैं ये कह सकती हूँ कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। तो इस तरह से जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट बोलते हैं। Assessment is a process by which information is obtained related to some known objective or goal। तो assessment एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो भी हमारा जो ऑब्जेक्टिव या हमारे जो नॉन, जिनको हम जानते हैं, इस तरह के जो गोल्स हैं उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है। असेसमेंट इज़ अ ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड टेस्टिंग। तो ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है। जैसे इवैल्यूएशन है, तो इवैल्यूएशन कि हम सिर्फ वैल्यू देते हैं, लेकिन असेसमेंट कैसा है, काफ़ी ब्रॉड टर्म है, बड़ा टर्म है, जिसमें टेस्टिंग भी आती है। जैसे मान लीजिए मैं अपनी स्टूडेंट की टेस्टिंग करती हूँ कि उनको कितना लर्न हुआ, उनका प्रोग्रेस कितना है, तो वो भी असेसमेंट में आएगा। टेस्ट इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ असेसमेंट। तो टेस्ट को भी हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। टेस्ट आर असेसमेंट्स मेड अंडर कंट्रीब्ड सर्कमस्टेंसेस स्पेशली सो दैट दे मे बी एडमिनिस्ट्रेट, ठीक है। सर्कमस्टांसेस किस सिचुएशन में, किस सर्कमस्टांसेस में स्पेशली हम उनको यूज़ करते हैं या किस लिए वो बनाए गए हैं, ये तब हम उनको असेसमेंट के अंदर लाते हैं। इन एजुकेशन द टर्म असेसमेंट रेफर्स टू द वाइड वेराइटी ऑफ मेथड और टूल्स दैट एजुकेटर यूज टू इवैल्यूएट, मेजर एंड डॉक्यूमेंट द एकेडमिक रेडीनेस, लर्निंग प्रोसेस, स्किल एक्वाजिशन और एजुकेशनल नीड ऑफ स्टूडेंट। तो हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा टर्म है जिसके अंदर आपका एवैल्यूएशन भी आ जाएगा, जिसमें हम मेजरमेंट भी कर सकते हैं, जिसमें हम बच्चों का ये देख सकते हैं उनका क्या एकेडमिक रेडीनेस है, वो कितना सीखने के लिए रेडी हैं, इसके साथ उनका लर्निंग का प्रोसेस कैसा चल रहा है, उनकी स्किल्स कितनी इम्प्रूव हो रही हैं, वो कितना स्किल को एक्वायर कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन नीड्स क्या हैं,
क्या वो फुलफिल हो रही हैं, ये तो सारे की सारी जो चीज़ें हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, एजुकेशनल असेसमेंट के अंतर्गत आती हैं। सो नेचर क्या है असेसमेंट का, असेसमेंट का नेचर देखते हैं। सो इज एम्बेडेड इन द लर्निंग प्रोसेस, जो भी हमारा लर्निंग प्रोसेस है उसमें ये क्या है, इंक्लूडेड है। इट इज़ टाइटली इंटरकनेक्टेड विद करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। तो असेसमेंट का जो टॉपिक है वो करिकुलम और इंस्ट्रक्शन यानी कि टेक्नोलॉजी दोनों टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे। तो करिकुलम और इंस्ट्रक्शन के साथ भी ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होता है। जैसे मान लीजिए करिकुलम का हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए हम असेसमेंट करते हैं। तो ये आपका करिकुलम और इंस्ट्रक्शन से हाईली रिलेटेड है। As teachers and students work towards the achievement of curriculum outcome, assessment play a constant role in informing instruction, guiding the student next step and checking progress and achievement। तो यहाँ पे ये जो keywords हैं इनको आप ध्यान रखेंगे कि assessment में हम क्या करते हैं कि जो भी information बच्चों को दे रहे हैं, instruction दे रहे हैं, guide कर रहे हैं कि आगे उनको क्या करना है, उनकी प्रोग्रेस को चेक कर रहे हैं ये, और उनके अचीवमेंट को चेक कर रहे हैं। तो ये सारा आपका नेचर है किसका, असेसमेंट का है। क्योंकि असेसमेंट को अक्सर इवैल्यूएशन से कनेक्ट कर दिया जाता है कि इवैल्यूएशन का मतलब असेसमेंट है। तो असेसमेंट थोड़ा सा ब्रॉड है, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ हम वैल्यू देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कई सारी चीज़ों से रिलेट करते हैं जिसमें हम अचीवमेंट को भी चेक करते हैं, प्रोग्रेस को भी चेक करते हैं, बच्चे को गाइड भी कैसे करना है, उसको कैसे इन्फॉर्मेशन देती है, इन सारी चीज़ों से कनेक्टेड रहता है। क्लासरूम असेसमेंट इन्वॉल्व स्टूडेंट एंड टीचर्स इन कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। तो ये जो असेसमेंट है ये कई तरह से होता है। जैसे अब क्लासरूम असेसमेंट है, तो क्लासरूम असेसमेंट का मतलब क्या है कि जो भी स्टूडेंट और टीचर हैं उनकी जो मॉनिटरिंग है कि जो स्टूडेंट कैसे सीख रहा है, तो मॉनिटरिंग ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, तो स्टूडेंट की लर्निंग का जो हम असेसमेंट करते हैं वो आपका असेसमेंट के अंतर्गत आएगा। इट गिव्स स्टूडेंट अ मेजर ऑफ देयर प्रोग्रेस एज लर्नर। तो यहाँ पे हम बच्चों का एज ए लर्नर उनकी प्रोग्रेस का मेजरमेंट करते हैं। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ ए स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे हम बच्चों को बच्चों और टीचर्स को अपॉर्चुनिटी देता है जिसमें हम बच्चे का ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट हैं जैसे ऑब्जर्वेशन, प्रोग्रेस, मॉनिटरिंग, आपका गाइडिंग, अचीवमेंट और प्रोग्रेस को चेक करना, बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देना, उनके आउटकम्स को देखना, उनके करिकुलम और इंस्ट्रक्शंस को किस तरह से उन्हें प्रोसेस देना है। तो ये जो सारा क्या है ये नेचर है आपका असेसमेंट का। अब आपको क्या करना है कि ये जो कीवर्ड्स हैं आपको एज इट इज़ याद कर लेने हैं। तो ये जो 5 पॉइंट हैं आपके नेचर के, इनको आप एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। बिकॉज अगर आपने एक बार ये लर्न कर लिए तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है कि असेसमेंट में क्या क्या इन्वॉल्व होता है तो आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ असेसमेंट। अब एक तो देखा नेचर, जैसे मान लीजिए कि नेचर का मतलब क्या है कि मेरा नेचर बहुत काइंड है या बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, तो इसको तो हम नेचर कहेंगे। लेकिन फंक्शन यानी ये मैं काम कैसे कर रही हूँ, तो फंक्शन यानी कि असेसमेंट काम कैसे करता है, तो इसके फंक्शन देते हैं। मॉनिटरिंग द प्रोसेस, जो भी प्रोसेस चल रहा है बच्चे की लर्निंग का उसको हम मॉनिटर करते हैं। डिसीजन मेकिंग आता है इसमें, स्क्रीनिंग आता है, डायग्नोस्टिक प्रोसेस आता है, प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट इन रेमेडियल कोर्सेज आता है, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग आता है, इवैल्यूएशन ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम आता है, फीडबैक आता है, मोटिवेशन आता है। ये सारा का सारा आपका फंक्शन ऑफ असेसमेंट है। अब जैसे बच्चे का प्रोग्रेस चेक मॉनिटर कर रहे हैं कि बच्चा आज उसने कितना सीखा, आज उसका टेस्ट में 9 मार्क्स आया है, कल उसका 8 आया या नेक्स्ट डे उसका 10 आया, तो हम उसको लगातार प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं। हम इसमें डिसीजंस लेते हैं कि बच्चे को और क्या क्या चाहिए, उसको क्या क्या कम या ज़्यादा करना है। स्क्रीनिंग करते हैं कि कौन से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा वीक हैं, कौन से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे हैं। प्लस डायग्नोस्टिक प्रोसेस, डायग्नोस्टिक का मतलब क्या है कि हम उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोज करते हैं। जैसे बीमारी को पहचाना जाता है वैसे हम बच्चे की प्रॉब्लम को डायग्नोज करते हैं। बच्चे को प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे वो रेमेडियल कोर्सेज ऑफ स्टूडेंट इन रेमेडियल कोर्सेज, तो जो रेमेडियल कोर्सेज चलाए जाते हैं उसमें हम बच्चे को प्लेसमेंट देते हैं। प्लेसमेंट का मतलब उस प्लेस तक उसको पहुंचाते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग करते हैं कि किस तरह के बच्चे को इंस्ट्रक्शंस देने हैं। इवैल्यूएशन ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामिंग, जो भी हमने उसको इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम दिए उनको हम इवैल्यूएट करते हैं। फीडबैक मैटर करती है, प्लस बच्चे को मोटिवेशन देते हैं। तो ये फंक्शन हैं आपके असेसमेंट के। अब देखते हैं पर्सपेक्टिव्स ऑफ असेसमेंट। क्या पर्सपेक्टिव हैं असेसमेंट के। सो असेसमेंट प्ले
a major role in how students learn, their motivation to learn and how teachers teach. तो यहाँ पे इसकी क्या मेन पर्सपेक्टिव्स हैं, क्या इसके फेसेस हैं बेसिकली. तो अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो बच्चा है वो कैसे लर्न कर रहा है, टीचर उसको कैसे टीच कर रहा है, और इन सारी चीज़ों के लिए मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है असिस्मेंट. ठीक है, असिस्मेंट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस. तो कई सारे पर्पजेस के लिए यूज़ होता है. आप देखिए कैसे पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. मान लीजिए आपकी लर्निंग में मोटिवेशन, अब आपका लर्निंग हो रहा है, लर्निंग में मान लीजिए आपका असिस्मेंट किया तो आपको मुझे पता चला कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो अच्छी जा रही है. तो मैंने क्या किया, मैंने आपको कहा मैं बहुत अच्छा है, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप सारे स्टूडेंट में फर्स्ट आ रहे हैं या आ रही हैं. तो आपको क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा. या आपने मुझसे कहा मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा. तो इस तरह से यहाँ पे असिस्मेंट अगर हम एक दूसरे का करके फीडबैक दे रहे हैं तो ये इसके पर्सपेक्टिव के अंतर्गत आएगा. अब असिस्मेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असिस्मेंट एज लर्निंग. तो असिस्मेंट को हम लर्निंग में कैसे यूज़ करते हैं. इट इनकरेज स्टूडेंट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ऑन लर्निंग. ठीक है, आपने पढ़ा था एक सेल्फ डायरेक्टेड और सेल्फ ऑटोनॉमी मॉडल पढ़ा था आपने लर्निंग का. तो वहाँ पे आपने देखा था कि आपको खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है आपको अपनी लर्निंग के लिए. तो यहाँ पे जो असिस्मेंट है ये आपको इनकरेज करता है. जैसे मान लीजिए हमारे ग्रुप में 100 स्टूडेंट हैं और 100 में आपको लगता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है, तो आपको इनकरेज करेगा कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और आप अपनी लर्निंग को और अच्छा करें. इट रिक्वायर्स स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन अबाउट देयर लर्निंग. तो यहाँ पे ये ज़रूरी है कि बच्चे खुद की लर्निंग के लिए क्वेश्चनिंग करें. इट इन्वॉल्व्स टीचर एंड स्टूडेंट क्रिएटिंग लर्निंग गोल्स टू इनकरेज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो यहाँ पे हम और आप दोनों ही इन्वॉल्व रहेंगे जिससे हमारी जो आपकी जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हो सके और आपके गोल्स जो हैं वो आपको मिल सके. It provide ways for student to use formal and informal feedback, add self-assessment to help them understand the next step in learning. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, अब आपको कितने लेवल पे स्टडी करना है. ठीक है, आपकी इसलिए आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की आपको फीडबैक यहाँ पे प्रोवाइड होती है. इट इनकरेज पीयर असिस्मेंट, सेल्फ असिस्मेंट एंड रिफ्लेक्शन. ठीक है, अब आप देखते हैं कि जो पीयर असिस्मेंट है यानी कि जो आपके साथ वाले बच्चे हैं, आप खुद से कैसे अपना असिस्मेंट करते हैं, और रिफ्लेक्शन कैसे आपके अंदर, आप मननात्मक जो चिंतन है, आप चीज़ों को कैसे सीख रहे हैं. आपके जो साथ के पीयर बच्चे हैं, जो आपके साथ पढ़ने वाले साथी हैं, ठीक है, इनसे आप इनकरेज होते हैं और ज़्यादा सीखने के लिए. आगे देखते हैं. इट रिफ्लेक्ट्स अ व्यू ऑफ लर्निंग इन विच असिस्मेंट हेल्प स्टूडेंट लर्न बेटर रेदर देन जस्ट अचीव अ बेटर मार्क्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिर्फ मार्क्स नहीं लाने हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टूडेंट को अच्छी तरीके से लर्न करने के लिए ये हमें इनकरेज करता है. इट इन्वॉल्व्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असिस्मेंट. तो इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों आता है. इट इंक्लूड्स क्लियर गोल्स फॉर द लर्निंग एक्टिविटी. तो यहाँ पे जो क्लियर गोल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे लर्निंग की जो भी एक्टिविटी है उसके लिए क्लियर गोल्स होते हैं. इट प्रोवाइड इफेक्टिव फीडबैक दैट मोटिवेट द लर्निंग एंड कैन लीड टू इम्प्रूवमेंट. तो ये इम्प्रूवमेंट के लिए आपको लीड करता है. इट रिफ्लेक्ट्स अ बिलीव दैट ऑल स्टूडेंट कैन इम्प्रूव. ठीक है, तो असिस्मेंट की सबसे अच्छी खूबी क्या है कि ये मानता है कि सभी बच्चे अच्छा कर सकते हैं. इट इनकरेज सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट एज पार्ट ऑफ द रेगुलर क्लासरूम रूटीन. तो यहाँ पे एज ए क्लासरूम का रूटीन इसको लिया जाता है जिसमें हम डेली का डेली पीयर असेसमेंट भी कर सकते हैं. रेगुलर क्लासरूम में हम आपका सेल्फ असेसमेंट करते रहते हैं. इट इन्वॉल्व्स टीचर, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स रिफ्लेक्टिंग ऑन एविडेंस. ठीक है, तो इसमें सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं, टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स, एंड इट इज़ इंक्लूसिव फॉर ऑल लर्नर्स. तो ये सभी लर्नर के लिए कैसा है, इंक्लूसिव है. इसके साथ साथ असेसमेंट ऑफ लर्निंग असिस्ट टीचर इन यूजिंग एविडेंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग टू असेस अचीवमेंट अगेंस्ट आउटकम एंड स्टैंडर्ड. तो यहाँ पे जो असिस्मेंट है वो टीचर्स को क्या एविडेंस देता है कि जो बच्चे हैं उनका अचीवमेंट, आउटकम और जो स्टैंडर्ड है उसके बीच में क्या है. जैसे मान लीजिए आपके मार्क्स आ रहे हैं
10 में से 7 और स्टैंडर्ड मैंने रखा था 10 में से 9 मार्क्स आने चाहिए। तो ये मुझे क्लियरली बताएगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस। सो समटाइम रिफर्स टू एज समेटिव असेसमेंट इट यूजली एक्वायर्ड एट डिफाइंड की पॉइंट ड्यूरिंग अ यूनिट ऑफ वर्क एट द एंड ऑफ द यूनिट टर्म और सेमेस्टर एंड मे बी यूज टू रैंक ऑफ ग्रेड स्टूडेंट। तो यहाँ पे इसको हम समेटिव असेसमेंट बोल सकते हैं। इसमें हम यूनिट या किसी भी यूनिट का टेस्ट लेना या किसी भी काम के एंड में, जैसे मान लीजिए आपका एक टास्क कंप्लीट हो गया तो फिर टेस्ट लेना, या किसी टर्म या सेमेस्टर के एंड में हम इसको ले सकते हैं, बच्चों को ग्रेड देना, रैंक प्रोवाइड करना। द इफेक्टिवनेस ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग फॉर ग्रेडिंग और रैंकिंग डिपेंड्स ऑन द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एक्टिविटीज़। यानी कि जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं वो कितनी वैलिड है और कितनी रिलायबल है, उनकी विश्वसनीयता और वैधता क्या है उन एक्टिविटीज़ की, इस पर डिपेंड करता है इसकी इफेक्टिवनेस। यानी कि असेसमेंट कितना प्रभावशाली है ये निर्धारित करेगा कि विश्वसनीयता और वैधता के ऊपर। इट इफेक्टिवनेस एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द फीडबैक। तो यहाँ पे हम फीडबैक पे भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट। सो टाइप ऑफ असेसमेंट में गाइज कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ आप इनको देखेंगे। सो इसमें प्लेसमेंट है, असेसमेंट में क्या क्या आएगा। सो टाइप्स में यहाँ पे बेसिकली डायग्नोस्टिक असेसमेंट, प्लेसमेंट असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो इनके अपने अपने नेचर्स हैं। सो इसको हम डिटेल में देखते हैं। ये मोस्टली हर यूनिट में यूज़ होता है, फॉर्मेटिव और समेटिव, इवन पेपर 1 में भी आता है। तो इस टॉपिक को थोड़ा ठीक से समझ लेंगे। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है, ठीक है। हिंदी वाले स्टूडेंट भी फॉर्मेटिव और समेटिव ही याद रखें, क्योंकि जब हिंदी में आप याद करते हैं तो उनके शब्द अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। बट इंग्लिश में इनके लिए एक ही वर्ड है, तो इसके लिए फॉर्मेटिव समेटिव को ही याद रखें, ईजी रहेगा आपको याद करने के लिए। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, क्लास टू इम्प्रूव स्टूडेंट आउटकम इन क्लासरूम। तो जो भी हमारा क्लास चल रहा है तो उस क्लासेस में, चलते हुए क्लासेस में, यानी कि बिटवीन जो भी आप कर रहे हैं उसके बीच में जब हम असेसमेंट करते हैं, आप स्टडी कर रहे हैं तो उसके बीच में जो हम असेसमेंट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि क्लासरूम के बीच में, जैसे एक क्या है कि आपका एग्जाम हो गया, होने के बाद असेसमेंट करना, ठीक है। एग्जाम टर्म एंड में करना या फिर आपके ईयरली या सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो अलग है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मेटिव का मतलब क्या है कि आपका इम्प्रूवमेंट, जिसमें हम आपके आउटकम्स हैं, लेकिन कहाँ पे हैं, ये क्लासरूम में है। तो इस 3 चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट का याद रहेगा। सो अब देखते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट को थोड़ा डिटेल में। So formative assessment provide feedback and information during the instructional process while learning is taking place and while learning is acquiring। तो यहाँ पे जब हम किसी भी असेसमेंट में, फॉर्मेटिव असेसमेंट में बच्चे को एक फीडबैक प्रोवाइड करते हैं और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस। यानी कि जैसे अभी आपका ये क्लास चल रहा है पैडागोजी का, तो यहाँ पे जो भी आपको फीडबैक या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड दी जा रही है, जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, तो इसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहेंगे। वाइल लर्निंग इज टेकिंग प्लेस एंड वाइल लर्निंग इज अक्वरिंग। तो जब भी लर्निंग में क्या आप सीख रहे हैं, इससे रिलेटेड जो हम असेसमेंट करते हैं उसको हम फॉर्मेटिव कहते हैं। फॉर्मेट असेसमेंट मेजर स्टूडेंट प्रोग्रेस बट इट कैन ऑल्सो असेस योर ऑन प्रोग्रेस एज एन इंस्ट्रक्टर। लेकिन मैं भी आपकी प्रोग्रेस को असेस कर सकती हूँ और आप खुद भी अपना असेसमेंट कर सकते हैं, अपनी खुद की प्रोग्रेस को भी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रोग्रेस लर्निंग में क्या हो रही है। इट इज़ इजी टू बी कंडक्टेड यूनिट वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूनिट वाइज जो टेस्ट लेते हैं, चैप्टर वाइज जो टेस्ट आपके होते हैं, या कोई टेस्ट ही नहीं, इवन कोई भी अगर आपका क्वेश्चन आंसर हो रहा है या आपका ओरल टेस्ट हो रहा है, रिटन हो रहा है, तो वो सब टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए असेसमेंट में आएगा। इट डज नॉट ब्रिंग एक्स्ट्रा मेंटल बर्डन, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मेंटल बर्डन नहीं बढ़ता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका हर यूनिट में टेस्ट हो रहा है, तो हर यूनिट टेस्ट होने से, जब अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपका 10 यूनिट का एक साथ टेस्ट लूँगी, तो आपके दिमाग पे बहुत बर्डन हो जाएगा कि बाद में एक टेस्ट होगा, पता नहीं कैसे होगा। लेकिन हर यूनिट, हर चैप्टर के बाद अगर टेस्ट होने लगेंगे तो आपको इससे क्या होगा, कोई भी मेंटल प्रेशर, कोई बर्डन नहीं होगा ऑन द स्टूडेंट। एज स्टूडेंट बिकम हैबिचुअल टू मेमोराइज द
मैटर्स यूनिट वाइज एंड चैप्टर वाइज। तो इससे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो हैबिचुअल हो जाते हैं कि अब मेरा टेस्ट होगा तो मुझे क्या करना है, चीज़ों को मेमोराइज करना है और इसको यूनिट वाइज भी मुझे और चैप्टर वाइज भी याद करते हुए जाना है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का सबसे ज़्यादा फायदा जो होता है वो स्टूडेंट को भी होता है और टीचर्स को भी होता है। इट इज़ रेगुलर एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये किस तरह का असेसमेंट है जो कंटिन्यूस चलता है और रेगुलर चलता है। सो एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल्स। अगर आप भूल भी जाएं तो इन एग्जाम्पल से आप याद रख सकते हैं। ड्रॉ अ कंसेप्ट मैप इन क्लास टू रिप्रेजेंट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक। तो हम किसी भी टॉपिक को याद करने के लिए अगर कोई मैप बनाते हैं इन क्लास में तो वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है। सबमिट 1 और 2 सेंटेंस आइडेंटिफाइंग द मेन पॉइंट ऑफ अ लेक्चर। ठीक है, अगर आपसे ये कहा जाए कि जो भी आपने आज लेक्चर लिया है उसको आइडेंटिफाई करिए सिर्फ 2 या 3 सेंटेंस में। टर्न इन अ रिसर्च प्रपोजल फॉर अर्ली फीडबैक, या फिर इसको हम किसी फीडबैक के लिए यूज़ कर सकते हैं रिसर्च प्रपोजल में। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के। अब देखते हैं समेटिव असेसमेंट क्या होता है। सो समेटिव असेसमेंट आर देयर एनी कॉमन गैप्स इन द लर्निंग, यानी कि कभी कभी क्या है कि लर्निंग में कोई गैप हुआ है। व्हाट इंफॉर्मेशन डिड द स्टूडेंट रूटीनली मास्टर, कोई भी स्टूडेंट किसी भी इंफॉर्मेशन में कितना मास्टर है। व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन इंस्ट्रक्शन प्लान्स, जो भी इंस्ट्रक्शन प्लान्स हैं उनकी जो भी प्लान है उनकी क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ है। एंड इज देयर अ नीड टू डेवलप फर्दर रिटेनिंग और इनरिचमेंट ऑफ एक्टिविटीज। सो समेटिव असेसमेंट को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। Summative assessment takes place after the learning has been completed। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम समेटिव की बात होगी तो जब भी लर्निंग कंप्लीट हो गई, यानी कि अगर आपका कोई कोर्स चल रहा है तो वो कंप्लीट होने के बाद जब टेस्ट लिया जाएगा। एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड फीडबैक दैट सम अप द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो जब सम हो जाता है, सम का मतलब खत्म हो गया, टोटल, तो जब वो टोटली खत्म हो जाएगा लर्निंग और टीचिंग का प्रोसेस, तो जब हमारा तब असेसमेंट होगा उसको हम समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। सो टिपिकली नो मोर फॉर्मल लर्निंग इज टेकिंग प्लेस एट द स्टेज अदर देन incidental learning which might take place through the completion of project and assignment। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मल लर्निंग है उसका कोई भी प्लेस नहीं ले सकता है। सो यहाँ पे जैसे कुछ चीज़ें इंसिडेंटल हम सीख लेते हैं तो ये ऐसा हम उसको फॉर्मल से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। सो इट इज़ एन एंड प्रोडक्ट, तो इसे हम किस में रखते हैं, एंड में। एंड का मतलब क्या है, जैसे आपका क्लास खत्म हो गया, आपका कोर्स खत्म हो गए हैं, तो आपका तब जो आपका टेस्ट होगा प्रोसेस का उसको हम क्या बोलेंगे, समेटिव असेसमेंट बोलेंगे। जनरली इट एक्वायर्स इन द एंड ऑफ द कोर्सेज ऑफ द सेक्शन। तो जब भी कोर्स खत्म हो जाता है तब जो टेस्ट होते हैं, जैसे ईयरली एग्जाम होते हैं, तो उनको हम समेटिव बोलते हैं। इट इज़ टर्मिनल इन नेचर एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बी इफेक्टिव मोर इन इम्प्रूवमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। देखिए फॉर्मेटिव में क्या होता है कि मैंने आपका क्लास में आज टेस्ट लिया कि और आपके मार्क्स कम आए, तो मैं क्या करूँगी, डायग्नोस करूँगी। डायग्नोस करने के बाद रेमेडियल टीचिंग करूँगी और आपको दोबारा से चीज़ों को फिर से रीटेस्ट लूँगी, जिसमें मैं आपकी देखूँगी कि कोई सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो प्रोसेस है कि टेस्ट लिया, फिर हमने आपको डायग्नोस किया, फिर दोबारा से रीटीच किया, तो ये फॉर्मेटिव में ये चलता रहता है कंटिन्यूअस। लेकिन ये कैसा, इसका नेचर कैसा होता है कि ये टर्माइनल होता है। टर्माइनल का मतलब होता है कि कहीं पे ख़त्म हो रहा है, कि जैसे आपका आपने पूरे साल, पूरे ईयर, 1 साल आपने स्टडी किया 1 ईयर तक, और 1 ईयर स्टडी करने के बाद आपका एक टेस्ट हुआ, उसमें या तो आप पास हो सकते हैं या फेल हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, ये कहीं पे रुक रहा है। तो यहाँ पे इसका नेचर कैसा होता है कि टर्माइनल इन नेचर एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बी इफेक्टिव मोर इन इम्प्रूवमेंट एंड मॉडिफिकेशन। तो अब इसमें कोई मॉडिफिकेशन की गुंजाइश नहीं रहती है। ठीक है, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं, आपको या दोबारा से ही एडमिशन लेना पड़ता है। यहाँ पे इट मोटिव्स अ फ्यू स्टूडेंट हु ऑक्यूपाई अ बेटर पोजीशन इन द क्लासरूम और कोर्स। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे हैं वो टॉप 10 में आए हैं, टॉप 5 में आए हैं एग्जाम में, तो इस तरह के जो बच्चे हैं जो
जब पास हो जाते हैं, यानी कि अगर आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 में से जो 10 बच्चे हैं वो टॉप 10 में आए हैं, उनका बहुत अच्छा 100% रिजल्ट रहा है, 90% रिजल्ट रहा है, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है, उनको बहुत मोटिवेशन मिलता है। लेकिन जो बच्चे 90%, उनके लिए इस तरह का जो असेसमेंट होता है वो इफेक्टिव नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे जो भी हमारे एग्जामिन्स फाइनल के जो एग्जामिनेशंस होते हैं, जो भी टर्म एंड पे पेपर होते हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स हम करते हैं, वो सब हमारे कैसे होते हैं, एग्जाम्पल्स हैं समेटिव असेसमेंट के। अब देखते हैं हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस का मतलब होता है उपचारात्मक, यानी कि हम क्या यहाँ पे देखेंगे, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट करते हैं, डायग्नोस करते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है, तो इस तरह का जो असेसमेंट होता है उसको डायग्नोस्टिक असेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या कराता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट सिचुएशन, अभी आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, नॉलेज अबाउट हाउ टू इम्प्रूव। अब मैं यह नॉलेज प्राप्त करूँगी, गेन करूँगी कि आपको किस तरह से मैं आपका इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, और मुझे क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या संसाधनों की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल के लिए कि मैंने डायग्नोस किया कि मेरे किसी स्टूडेंट को पेडागोजी का जो क्लास है वो इंग्लिश मीडियम में समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या किया, अंडरस्टैंड किया। अंडरस्टैंड करने के बाद मैंने कि उसकी नॉलेज को मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, कुछ रिसोर्सेज चाहिए, संसाधन चाहिए। क्या संसाधन चाहिए, मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो हिंदी में पीपीटी बना सके, जिसकी हिंदी टाइपिंग जिसको आती हो, ठीक है, जिसको कंप्यूटर का काम आता है, तो वो मेरे लिए क्या काम करेगा, रिसोर्सेज का काम करेगा। तो जब मुझे रिसोर्सेज मिल जाएगा तो मैं उस पर क्या लूँगी, एक्शन लूँगी, और इन सारी चीज़ों को मिला के हम क्या लेते हैं, एक्शन लेते हैं, जिससे क्या होती है, लर्निंग के जो आउटकम्स आते हैं, जो रिजल्ट आते हैं वो अच्छे आते हैं, इम्प्रूव हो जाते हैं, क्योंकि मैंने बच्चे की प्रॉब्लम को समझते हुए उसकी डिफ़िकल्टी को दूर कर दिया। और इम्प्रूवमेंट करने के बाद हम फिर से चीज़ों को क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। तो इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा डायग्राम है। थैंक यू सो मच प्रियंका इस पीपीटी को बनाने के लिए। सो डायग्नोस्टिक असेसमेंट, तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट टू एम्पावर पीपल एज लर्नर, तो हम इसमें बच्चों को एम्पावर करते हैं एज ए लर्नर के लिए कि वो अच्छे लर्नर बन सकें। एंड क्लासरूम असेसमेंट इम्पैक्ट सिग्निफिकेंटली ऑन द पीपल सेंस ऑफ सेल्फ, एक्सपेक्टेशन, मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे जो इस तरह का है कि बच्चे की किस तरह से उसका सेंस डेवलप हो, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसको मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस। एंड असेसमेंट शुड प्रोवाइड गाइडेंस टू बोथ टीचर्स एंड प्यूपल्स, तो ये जो इस तरह का जो असेसमेंट है दोनों को ही गाइडेंस दे रहा है, ठीक है, व्हाट नीड टू बी लर्न टेक्स्ट, ठीक है। जब भी डायग्नोस्टिक असेसमेंट की बात आए, आप डॉक्टर वाला एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, ठीक है, डायग्नोस, डॉक्टर के साथ जाते हैं तो वो डायग्नोस करता है, इसी तरह टीचर भी आपकी प्रॉब्लम को क्या करता है, डायग्नोस करता है। सो असेसमेंट शुड embody an approach to teaching and learning in which the development of long-term disposition is more important than short-term performance, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो बच्चे की परफॉर्मेंस है उसको कैसा रखना है, लॉन्ग टर्म रखना है। यानी कि जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर, एक तो ये है कि आप आज आपको प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपको बहुत दर्द हो रहा है, आपको स्टमक में पेन हो रहा है, तो डॉक्टर ने कहा ये दवाई खा लीजिए, आपका पेन बंद हो जाएगा, लेकिन आपको कल फिर होने लगेगा, नेक्स्ट डे फिर होने लगेगा। तो डॉक्टर क्या करेगा, डायग्नोस करेगा कि दर्द क्यों हो रहा है, तो उसने देखा आपके पेट का एक्सरे करेगा या फिर आपके पेट का अल्ट्रासाउंड करेगा, तो उसको पता चलेगा, डायग्नोस करेगा तो प्रॉब्लम क्या है कि कोई अल्सर टाइप का या कोई और प्रॉब्लम है आपके पेट में, लिवर में प्रॉब्लम है या फिर किडनी में, कोई भी, तो वो डायग्नोस करके अगर उसकी मेडिसिन देगा तो वो मेडिसिन कैसी चलेगी, आपकी लॉन्ग टर्म चलेगी। तो डायग्नोस्टिक टीचिंग में क्या होता है, असेसमेंट में, कि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है। जैसे हम बच्चे को बार बार, मान लीजिए किसी बच्चे को लैंग्वेज का इशू है, हिंदी और इंग्लिश का, तो हम बार बार उसको हिंदी के वर्ड्स याद कराएंगे, हिंदी इंग्लिश की डिक्शनरी देंगे जिससे वो चीज़ों को याद करे, बार बार उसको हिंदी का भी मटेरियल देंगे, इंग्लिश का भी मटेरियल देंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, तो धीरे धीरे वो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हो जाए। तो इस तरह से हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे जर्नल्स रहते हैं, सेल्फ असेसमेंट आप करते हैं, टेस्ट या क्विज होती हैं, या प्लेसमेंट ग्राफिक ऑर्गेनाइजर होते हैं, कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू होते हैं, जो पोस्टर्स होते हैं एंड स्टूडेंट सर्वे होते हैं, ये सब के सब डायग्नोस्टिक असेसमेंट के ही एग्जाम्पल्स हैं।
अब देखते हैं प्लेसमेंट असेसमेंट। तो प्लेस का मतलब होता है स्थानन, यानी कि किसी को सही स्थान पे पहुंचाना, उसका सही प्लेस क्या है वहां पे पहुंचाने के लिए जो हम असेसमेंट करते हैं उसको प्लेसमेंट असेसमेंट करते हैं। सो प्लेसमेंट असेसमेंट रिजल्ट provide improvement insight into student skills level in math, reading and writing, and student their advisor use the information to select or recommended those courses most suitable to student academic needs। है ना, मान लीजिए कोई बच्चा है, मुझसे ये पूछने आता है कि मुझे क्या किस तरह के कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, तो मैं उसे बताऊं कि आपको आपके लिए मैथ अच्छा है या आपके लिए वायर, तो हम बच्चे को एडवाइज करते हैं, ठीक है, जिससे उसकी एकेडमिक नीड्स क्या, उसको एकेडमिक नीड्स है उसकी सही प्लेस पे उसको पहुंचा देते हैं। कुछ लोगों को मैथमेटिक्स पसंद है तो हम उससे कहेंगे आप एक काम करिए मैथमेटिक्स ले लीजिए, किसी को कॉमर्स पसंद है तो उसको बताना कि कॉमर्स ले लीजिए। तो इस तरह का जो असेसमेंट होता है उसको हम प्लेसमेंट असेसमेंट कहते हैं। सो प्लेसमेंट असेसमेंट रिजल्ट आर ऑल्सो यूज टू मीट द prerequisites of specific courses or the university general education competency requirement. The assessment also help in source faculty provide high quality teaching to all student। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम बच्चों को अच्छी क्वालिटी की टीचिंग देते हैं जिससे हम उसका सही तरीके से असेसमेंट कर सकें, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी पर्सन को उसके सही प्लेस पे पहुंचाना। मान लीजिए आप बनना तो पेंटर चाहते हैं लेकिन बन आप टीचर गए हैं, ठीक है, तो अगर आप पेंटिंग करना आपको पसंद है और आपको बन आप टीचर गए हैं, तो अगर हम बच्चे को इस तरह से काउंसलिंग कर दें कि वो ड्राइंग का टीचर बन जाए तो वो उसकी सही प्लेस पे पहुंच जाएगा। तो हम सही प्लेस पे पहुंचाने के लिए यहाँ पे हाई क्वालिटी का टीचिंग और असेसमेंट की नीड होती है। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? रेडीनेस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, प्री टेस्ट, सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज एंड ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स। अब जैसे मान लीजिए कि आपके जितने भी, आप किसी भी चीज़ के लिए कितने रेडी हैं, आप इस तरह के जो टेस्ट हैं वो भी आपके सेल्फ प्लेसमेंट में आएंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, कि आप टीचर बनना चाहते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रहे हैं, तो आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो भी आपका प्लेसमेंट टेस्ट में आता है। आप नेट के लिए बने हैं तो आप नेट में जाएंगे, अगर आप जेआरएफ के लिए बने हैं तो आप जेआरएफ में जाएंगे, आप मेडिसिन डॉक्टर की लाइन में जाना चाहते हैं, जिन कहाँ आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो वो सारे के एप्टीट्यूड टेस्ट प्लेसमेंट असेसमेंट में आते हैं। प्री टेस्ट, प्री का मतलब होता है एंट्रेंस टेस्ट, जैसे बीएड करने चाहते हैं तो एंट्रेंस टेस्ट होता है, एमएड करते हैं तो एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो एंट्रेंस टेस्ट भी प्लेसमेंट टेस्ट कहलाते हैं। सेल्फ रिपोर्ट, अपनी आप जो सेल्फ रिपोर्ट बनाते हैं तो वो भी आपका क्या है, आपका प्लेसमेंट ही है। जैसे मान लीजिए कि आप क्या बनना चाहते हैं ये आप लिखते जा रहे हैं, या आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं, वो आप क्या क्या पसंद करते हैं, तो वो सब जो आप नोट डाउन कर रहे हैं वो भी आपका सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज में आता है। एंड ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स भी हम इसमें यूज़ करते हैं। अब जैसे गाइज यहाँ पे एक एग्जांपल है, CMU एक यूनिवर्सिटी है उसका, तो ये कैसे लर्निंग का असेसमेंट करते हैं। तो इनका जो प्रोग्राम्स हैं तो इन्होंने अपनी प्रोग्राम्स में किस तरह से लर्निंग का असेसमेंट करना शुरू किया है, उसके लिए एक एग्जांपल के लिए इसको ले लिया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि असेस लर्निंग इन प्रोग्राम्स, तो हम यहाँ पे लर्निंग को असेसमेंट कर रहे हैं प्रोग्राम्स में किस तरह। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम, यानी कि क्या यहाँ पे गोल आएगा, क्या हमारा गोल है, उस गोल के लिए हमने क्या ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं और क्या आउटकम आया है, तो उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, यहाँ पे असेसमेंट करते हैं। यहाँ पे लेवल ऑफ असेसमेंट, यानी कि आपके जो असेसमेंट का लेवल है वो कैसा है, हाई लेवल है, लो लेवल है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने डिज़ाइन किया अपना प्रोग्राम। इसके बाद इन्होंने जो अपने एग्जाम्पल्स दिए हैं, इसके साथ करिकुलम का मैपिंग, यानी कि करिकुलम के लिए जो करिकुलम का हम क्या करिकुलम बनाया है, उस करिकुलम की क्या रिजल्ट आएंगे, उसके लिए हम क्या टूल्स और टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से असेसमेंट ऑफ लर्निंग किया जा सकता है इन प्रोग्राम्स। तो जैसे मान लीजिए मैं अपना बनाती हूँ, जैसे मैंने आपके लिए बनाया कि मैं आपके टेस्ट लेती हूँ, यूनिट वाइज टेस्ट लेती हूँ, फिर बाद में फुल लेंथ टेस्ट लेंगे, तो हर किसी के अपने अपने लर्निंग के असेसमेंट के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो इस डायग्राम को आप एक एग्जाम्पल्स की तरह समझ सकते हैं। सो ओके गाइज, आज के लेक्चर में बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम्स। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका असेसमेंट में कॉग्निटिव और आपका साइकोमोटर अफेक्टिव डोमेन्स को देखेंगे। तो सेकेंड पार्ट में हमारा पार्ट बी आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो ओके गाइज, थैंक यू सो मच।
विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।